अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कराची के अंदर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेंगे। इसमें से दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी आपको पता है, मैंने पूरी डिटेल वाइज वीडियो बनाकर बताया था कि वो फिनेंस करेंगे और ज़्यादातर फिनेंसिंग उन्हीं की तरफ से आएगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की कुछ मिनिस्ट्री हैं वर्ल्ड वाइड की, वो कुछ पैसा दे देंगी और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट कुछ पैसा दे देंगी। तो इसी को लेकर एक डेवलपमेंट सामने आई क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ कि चाइनीज़ कंपनीज 80 बसेस फराहम करेगी ग्रीन लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट के लिए और 20 बसेस फराहम करेगी ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के लिए। अब ये दोनों प्रोजेक्ट कराची के ही बन जाती हैं और कराची में इस तरह के एक नहीं 3 प्रोजेक्ट है। एक का अभी मैंने नाम लिया ग्रीन, दूसरे का ऑरेंज और एक रेड बीआरटी का मंसूबा भी बन जाता है। तो इस तरह ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये बसेस पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर 5 से 6 माह तक पहुंच जाएंगी। और अगर दोस्तों इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात की जाए तो मिड 2021 यानी अगले साल के मिड तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे और इसी अर्जे के दौरान ये बसेस भी चाइना से पाकिस्तान आ जाएंगी। ओवरऑल दोस्तों आपको ये पता है कि कराची का आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसपोर्ट का बन चुका है। वहाँ कोई सी भी किस्म की जदीद ट्रांसपोर्ट हमें नज़र नहीं आती और वहाँ के लोगों को इसकी ज़रूरत बहुत है। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का अगर कोई बेहतरीन मंसूबा आना चाहिए था तो वो कराची के अंदर आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक है कि कराची वाली ये कहते पाई जाती हैं कि हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, सिर्फ ऐलानात करती है, अमली तौर पर कराची के अंदर कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ये तो बात चले पूरा पाकिस्तान मानता है, लेकिन एक बात कराची वाले भी तो सोचे, क्या सिर्फ इसमें बाकी गवर्नमेंट का कसूर है या इनका अपना कसूर भी है? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे काम चले गए हैं सूबाई गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट की सिलेक्शन होती है अवाम की मदद के साथ, आपको पता है। और अगर सिंध की अवाम किसी ऐसी गवर्नमेंट को लेकर आती है जो कि वहाँ प्रोजेक्ट नहीं बनाती, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं वो हल नहीं करती, इसके अलावा बाकी जो कराची के मसले हैं वो हल नहीं करती, तो उसका कसूर पंजाब की अवाम या पंजाब की गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें पॉइंट यही बनता है कि ज़्यादातर फंड जो तरक्याती कामों के लिए होता है वो तो अब सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अवाम को असल जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि भाई आप हमारे लिए करते क्या हैं। अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर बहुत आगे निकल चुका है। आपको पता है कि पिछले कोई 5-6 साल के अर्जे के दौरान या 10 साल के अर्जे के दौरान लाहौर के अंदर बड़ी तरक्की हुई थी। तो यहाँ कराची वाले भी अपनी सिंध गवर्नमेंट से पूछ सकती हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करते। अगर वो कुछ नहीं करते तो आप इन्हें तब्दील क्यों नहीं करते, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रूल करती आ रही है सिंध के ऊपर। तो यहाँ असल मसला मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट का इतना नहीं आता जितना कि सिंध गवर्नमेंट का आता है। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, फेडरल गवर्नमेंट का भी हक बनता है, लेकिन अब वो इतना हक नहीं रखते जितना कि सिंध गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि इसका बजट उन्हें दे दिया जाता है। एजुकेशन बहुत सारी चली गई है सिंध गवर्नमेंट को, यानी सूबाई गवर्नमेंट को तरक्याती कामों के लिए जो बजट दिया जाता है वो बहुत सारा चला गया सूबाई गवर्नमेंट को। तो यहाँ कराची के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो सकता है अगर देखा जाए। तो खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और ये जो जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ये सिर्फ यही एहसास दिलाने के लिए की है कि फेडरल गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इतनी कसूरवार नज़र नहीं आती जितनी कि सिंध गवर्नमेंट नज़र आती है अगर आज तक कराची को इग्नोर किया गया है। इसमें दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट भी कराची से आ रही है बिलावल भुट्टो की जानिब से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मलीर एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी मलीर नदी के साथ साथ, तो आखिरकार इसका भी फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया और ये मैंने पूरी डिटेल शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि ये रखने जा रही हैं 6 लेन ये इंशाल्लाह एक्सप्रेस वे होगी। 38.75 किलोमीटर इसकी लेंथ बन जाती है और कास्ट इसके ऊपर 27.5 अरब रुपया आएगी। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। अब देखें दोस्तों, ओवरऑल कोई 27.5-6 अरब रुपया ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर तो यही प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर होता तो आपको पता है लाहौर के अंदर तेज़ी के साथ इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि पूरा पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उसमें कराची सबसे अहम है। तो यहाँ 27.5 अरब रुपये का अगर अब ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं तो इसे लेट नहीं होना
करना चाहिए। इसे अपनी मुद्दत के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए ताकि कराची के लोग भी और जो बाहर की दुनिया से कराची के अंदर लोग आती हैं वो भरपूर तरीके के साथ इस एक्सप्रेस वे का फ़ायदा उठा सकें। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओलिव ऑयल की प्रोडक्शंस के बाद जो कि 2021 तक पाक ओलिव के नाम से एक ब्रांड भी पाकिस्तान जारी कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ऑयल पाम जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान मलेशिया से लेता है और बाकी दुनिया भी मलेशिया से लेती है, तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है कि ज़्यादा पाकिस्तान की ये कोशिश है कि मुल्क के अंदर ही ये ऑयल पाम को प्रोड्यूस किया जाए। तो इस काम के लिए ठट्टा का जो एरिया वो सबसे बेस्ट करार दिया गया है सिंध के अंदर, और वहाँ ये छोटे छोटे बागात बना दिए गए हैं इसके, और 50 एकड़ ऑयल पाम का जो फ्रूट है इसका ऑर्चर्ड भी कायम कर दिया गया है। तो दोस्तों मलेशियन एम्बेसी के कुछ अफराद की जानिब से इसका विजिट किया गया और वहाँ जो फ्रूट था इसकी क्वालिटी को चेक किया गया। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इन्वेस्टर अब ये चाह रही है कि ऑयल पाम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए और ये भी पाकिस्तान इंपोर्ट करने की बजाय अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस कर रहे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है ऑयल पाम को लेकर कि वहाँ भी इन्वेस्टर की नज़र है। अब यहाँ पाकिस्तान की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। चले नज़र तो आपको पता है कि जहां कहीं भी पोटेंशियल हो, जहां कहीं भी पैसा बनता हुआ नजर आए, वहां इन्वेस्टर की नजर होती क्या है, लेकिन आगे जो मसला पेश आ जाता है वो पॉलिसीज का होता है। अगर तो पाकिस्तान की पॉलिसीज ऑयल पाम को लेकर बड़ी फ्रेंडली होंगी तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, तो ये दोस्तों जर्मनी से डेवलपमेंट आ रही है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जर्मनी पाकिस्तान को 10 मिलियन यूरोस मजीद देने जा रहा है 2 प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूं, फिर इनकी डिटेल और कुछ और मालूमात और फिगर भी आपसे शेयर करूंगा। इसमें दोस्तों पहला प्रोजेक्ट है प्रोमोटिंग रिजिलियंस अगेंस्ट इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया आपको पता है कि ये नेचुरल डिजास्टर की जद में रहता है। कभी जलजला आ जाता है, अल्लाह ना करे, लेकिन आते रहती हैं, आपको पता है। कभी दरिया बिपरे होती हैं, आपको पता है कि जब भी बरसात का मौसम आता है। तो इस तरह पाकिस्तान डिजास्टर के अंदर ही रहता है, नेचुरल डिजास्टर आते रहती हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा भी और भी कई इकसाम के डिजास्टर होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट बन जाता है कि यहाँ जर्मनी पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है और पैसे भी देने जा रहा है। अब दोस्तों जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर सोशल एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि टेक्सटाइल का जो शोबा है पाकिस्तान का, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी आपको पता है टेक्सटाइल की होती है और ज़्यादातर जो इकानमी मुल्क के अंदर भी जनरेट होती है उसका तल्लुक भी टेक्सटाइल से बन जाता है। तो ज़्यादातर जो बाहर का रेवेन्यू आता है, जो डॉलर आते हैं, वो भी टेक्सटाइल की वजह से आती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात की जाए तो ये दोनों प्रोजेक्ट अपनी अपनी अहमियत रखती हैं और ये दोनों बड़े अहम हैं। तो जर्मनी यहाँ पैसे देने जा रहा है और यहीं पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है इन प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि जर्मनी की अहमियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 1961 से लेकर अब तक जर्मनी की जो फंडिंग वॉल्यूम है पाकिस्तान के लिए ये 3 अरब यूरोस को क्रॉस कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो कि जर्मनी पाकिस्तान को देता रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जर्मनी की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के मसाइल होते रहें। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब बड़ी अमाउंट की बात की जाए तो वो तो तजारत के जरिए ही आ सकती है। फ्री में जो अमाउंट होती है वो छोटी छोटी ही होती है, और ओवरऑल 1961 से लेकर अब तक जो 3 अरब यूरोस की रकम है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। लेकिन अगर तमाम सालों के अंदर तकसीम कर दिया जाए तो फिर भी ये एक डिसेंट अमाउंट बन जाती है, अगर ये बड़ी अमाउंट भी नहीं बनती। तो इस तरह दोस्तों जर्मनी काफ़ी मदद करता रहता है पाकिस्तान की। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।